मैनेजमेंट चाह रही थी कि ये कांड हो, इस तरह का घटना हो जिसके, और वो उसमें सफल हुई, एक लेवल पर सफल हुई, क्योंकि उस पे दो निशाने थे। एक निशाना था कि जो यूनियन को खत्म करना है, हमारी पूरी यूनियन को जेल में डाल दिया, यूनियन खत्म कर दी गई। प्लस में जो वर्कर ये समझ गया था कि ये जो शोषण का जो तंत्र है इसको हम नहीं चलने देंगे, जिस तरह शोषण हो रहा है, जिस तरह दमन हो रहा है कि इंसानों जैसा हमारे साथ व्यवहार भी नहीं हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ में हम संघर्ष करेंगे। उनको भी एक कलम से बाहर निकाल दिया गया। और जिसमें मैनेजमेंट ने क्या बोला, मैनेजमेंट ने ये बोला कि ये जो वर्कर है इनके ऊपर हमें विश्वास नहीं है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस के आधार पर उनको निकाला। अप्रूवल के लिए वो कंपनी जो है कोर्ट में आती है। हमने 19 मई 2013 को एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे रखा था, जिसमें कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। उसी को कुचलने के लिए धारा 144 वहाँ पे लगा दी गई। रात को 18 तारीख की रात को हमारे लगभग 100 साथियों को धरने से उठा लिया गया। उसके बाद में शाम के टाइम पे वहाँ पे बहुत भयंकर लाठीचार्ज हुआ, और उस लाठीचार्ज में हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं थी, और वहाँ पे जो है जेंट्स पुलिस वाले ने महिलाओं की पिटाई की। और महिला पुलिस वहाँ पे जब आई, उन्हें बोला अगर आपको इनको ऐसे ही मारना था तो हमें क्यों बुलाया फिर। तो ये एकदम मतलब ये था कि आंदोलन को दबाने के लिए जो है मारुति आंदोलन से के दौरान निकाले गए जो मजदूर थे, टर्मिनेटेड जो मजदूर थे, आज 10 साल बाद फिर से डीसी ऑफिस पर धरना दिए हुए हैं, भूख हड़ताल किए हुए हैं। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और इन लोगों की मांग है कि जिन आधार पर इनको टर्मिनेट किया गया था वो आधार गलत है और इनकी फिर से बहाली की जाए, पुनर्बहाली की जाए कंपनी में। और हमारे साथ जो मारुति मजदूर यूनियन के जो प्रोविजनल कमेटी जो थी, जो यूनियन जब एक तरीके से डिफंक्ट हो गई, जेल में बहुत सारे लोग चले गए, तो उस समय एक प्रोविजनल कमेटी बनाई गई थी, उसके सदस्य हैं खुशीराम। और ये जितने लोग आप देख रहे हैं जिनके गले में माला है, ये सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं 2 दिवसीय। और इन लोगों की मांग हम जानेंगे कि क्या है। एक बार मैं खुशीराम से जानने की कोशिश करूंगा। खुशीराम, आप ये बताइए कि 10 साल पुराना हो गया है मामला, क्या अभी भी बहाली की, पुनर्बहाली की मारुति में कोई उम्मीद बची है जिसको लेकर के आप लोग कर रहे हैं? एक बात तो ये है कि हमें जो है पूर्ण बहाली की उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद हमें न तो कोर्ट से है, न मारुति मैनेजमेंट की वो जो है कि हमें पे दया आ जाएगी, हमें वापस ले लेगी, न उनसे है, न कांग्रेस सरकार पहले हमने देख ली है और बीजेपी सरकार प्रेजेंट में है, न हमें सरकार से उम्मीद है इस तरह की। लेकिन हमें जो है हमारे जो मजदूर साथी हैं उनकी जो एकता है, उनकी जो ताकत है, उसके ऊपर हमें विश्वास भी है। उस विश्वास के आधार पर हमें ये लगता है और हमने महसूस भी किया, उस विश्वास के ऊपर हमने जीत हासिल भी की है। और उसी के चलते हमारा ये भी बना है कि हम जो है मजदूर एकता के दम पे ही हम जो है एक संघर्ष के रास्ते से ही हम अंदर जा सकते हैं। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। ये तकरीबन आप बता रहे थे कि 120 वर्कर हैं जो टर्मिनेटेड हैं, जो परमानेंट थे, इसमें कुछ कैजुअल ठेका भी रहे होंगे, लेकिन 120 वर्कर जो टर्मिनेटेड थे वो आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितने वर्कर उस समय थे, कितने टर्मिनेट हुए थे परमानेंट, कितने एडहॉक, ठेका, कैजुअल, इसका थोड़ा सा आप बताएंगे? इसमें 546 वर्कर जो है परमानेंट थे, जिनको मैनेजमेंट ने जो टर्मिनेट कर दिया था। उनमें से 213 वर्कर के ऊपर जो है ये क्रिमिनल केस बनाया था, और बाकी उनमें 213 थे, उनमें 89 वर्कर कैजुअल वर्कर थे, बाकी लगभग परमानेंट वर्कर थे, जिनमें 63 वर्कर ऐसे हैं जिनके गैर जमानती वारंट हैं, और 117 वर्कर जो 150 वर्कर जेल में गए थे, उनमें से 117 वर्कर हमारे बरी हो चुके हैं। 13 साथियों को उम्र कैद की सजा हुई थी, उनमें से 2 साथी हमारे जेल वाले साथियों में से 2 साथी हमारे शहीद हो चुके हैं, जियालाल और पवन। और 11 साथी जो है हाई कोर्ट से जमानत के ऊपर आज भी वो हैं हमारे साथी, जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी। अच्छा, अभी आप लोगों को बता दें कि अभी जल्दी ही इन लोगों को जो 13 जो मजदूर नेता थे वो जो जेल में 10 साल से बंद रहे हैं, और उनको अभी हाल ही में जमानत हुई। हालांकि 2 नेताओं की जेल की सजा काटते हुए ही मौत हो गई। एक घर पे आए थे तो पवन कुमार, उनको बिजली का शॉक लग गया, इसलिए उनकी डेथ हो गई। और एक जियालाल थे, उनको कैंसर हो गया। जियालाल वही हैं जिनकी जो लड़ाई जो शुरू हुई मैनेजमेंट से और जो बदतमीजी मैनेजमेंट ने की थी, थप्पड़ मारा था, शायद जियालाल वही हैं। हाँ, जियालाल वही हैं। और जियालाल को जो कैंसर जो हुई है वो जेल के दौरान ही उनको कैंसर हुई। उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट न होने के कारण जो उनकी डेथ हुई है, जो कि वो बीमारी इतनी फैल गई, जब वो बाहर आए वो बीमारी इतनी फैल गई, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर उस बीमारी को उस टाइम पे अगर जो जेल प्रशासन है उसको सीरियस लेते तो आज जो है जियालाल के हमारे बीच में होती। जियालाल, और जियालाल एक ऐसे दलित नेता थे
नेता थे, मजदूर नेता थे, जो दलित बैकग्राउंड था उनका, और जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल किए गए थे मैनेजमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से ये पूरा मामला एस्केलेट हुआ। जियालाल जो है वो एक आम वर्कर थे, यूनियन के मेंबर थे, वो यूनियन के सदस्य, यूनियन के जो कार्यकारिणी है उसके अंदर वो नहीं थे। लेकिन जो है जियालाल, वो हर जगह ही होता है कि जो है गरीब को या मतलब दलित को दबाना एक आसान होता है, या तो उसका एक कारण उसका रंग भी सांवला था, अलग अलग तरह का भेदभाव होता है हर जगह पे। और यूनियनों में भी ये काफी है। नहीं, ये जो मतलब मैं जब ये प्लांट के अंदर जब काम कर रहा है वर्कर, पूरे समाज में ही है, तो उसके अंदर जो है जियालाल जब टी टाइम हुआ, टी टाइम के अंदर वो चाय पी रहा है, तो उस टाइम पे सुपरवाइजर उसको बोल रहा है कि आपका ये फॉल्ट है, इसको आप ठीक करके आओ। जियालाल ने बस इतना ही तो बोला था कि ये मेरा जी चाय का ब्रेक है, इसमें मैं चाय पी लेता हूँ, उसके बाद में मेरे को पूरे दिन काम ही तो करना है, जो कहोगे वो कर लूंगा मैं। लेकिन इसी को जो है मुद्दा बनाया सुपरवाइजर ने, मतलब मैनेजमेंट जो है कुछ न कुछ करवाना चाह रही थी। असल बात ये है, मुद्दा बनवाया और उसके चलते जो है मतलब उनके आपस में जो भी कहा सुनी हुई, उसको वहाँ के जो वर्कर थे और जो सुपरवाइजर थे उन्होंने बैठ के और समझौता भी होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन टॉप मैनेजमेंट ने जो है सुपरवाइजर को ऊपर बुलाया, ऊपर बुला के सुपरवाइजर को घर भेज दिया गया, जियालाल को सस्पेंड कर दिया गया। सुबह जो है 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यूनियन जो मीटिंग कर रही है, बात करे, मैनेजमेंट कोई बात ही नहीं कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट चाह रही थी कि ये कांड हो, इस तरह का घटना हो जिसके, और वो उसमें सफल हुई, एक लेवल पर सफल हुई, क्योंकि उसके दो निशाने थे। एक निशाना था कि जो यूनियन को खत्म करना है, हमारी पूरी यूनियन को जेल में डाल दिया, यूनियन खत्म कर दी गई। प्लस में जो वर्कर ये समझ गया था कि ये जो शोषण का जो तंत्र है इसको हम नहीं चलने देंगे, जिस तरह शोषण हो रहा है, जिस तरह दमन हो रहा है, कि इंसानों जैसा हमारे साथ व्यवहार भी नहीं हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ में हम संघर्ष करेंगे। उनको भी एक कलम से बाहर निकाल दिया गया। और जिसमें मैनेजमेंट ने क्या बोला, मैनेजमेंट ने ये बोला कि ये जो वर्कर है इनके ऊपर हमें विश्वास नहीं है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस के आधार पर उनको निकाला। अप्रूवल के लिए वो कंपनी जो है कोर्ट में आती है कि हमें अप्रूवल दी जाए कोर्ट से कि हमने इन वर्कर को सही निकाला है। तो ये समझो आप, जो वर्कर जो है इतने टाइम से 2005-6 से जो है मारुति के अंदर जो काम करता रहा है, और मारुति के एक प्लांट से 4-4 प्लांटें बना दिए, और उस वर्कर को 1 मिनट में मैनेजमेंट ने कह दिया कि इसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखो, हमने जो प्लांट के अंदर भी स्ट्राइक की है, प्लांट के बाहर भी स्ट्राइक की है, हमने जो पूरे गुड़गांव के अंदर भी रैलियां निकाली हैं, और आज कल से भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कैथल के अंदर भी हम जो है 2 महीने धरना चलाया, पूरे हरियाणा में हमने यात्राएं निकाली। एक भी वायलेंस बता दे कि मारुति वर्कर ने ऐसा कोई भी गलत काम किया। जबकि कैथल में काफी लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, बहुत सारे लोग जेल के अंदर डाले गए, वो भी मुकदमा शायद अभी चल रहा होगा। क्या है कैथल में? कैथल के अंदर जो है वहाँ पे जो उद्योग मंत्री थे सुरजेवाले, वहाँ पे हमने धरना दिया था कैथल के अंदर, और वहाँ पे हमारे कांग्रेस के थे। तो उस टाइम पे जो है लगभग 57 दिन तक वहाँ पे हमारा धरना चला। फिर जो उन्होंने प्लान किया कि जो है मतलब जो ये 2 धरना चला, इसको कैसे न कैसे भी करके खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे को काफी अच्छा समर्थन मिल रहा था, और वो समर्थन जो है बस मजदूरों का नहीं था, आम लोग जो गाँव में खेती बाड़ी करते उनका भी हमें समर्थन मिला हुआ था। लगभग जो उस टाइम पे लोकल जो लोग हैं, मजदूरों को छोड़ के भी किसान भी हमारे साथ, लगभग 5-6 हजार किसान जुड़ चुके थे। अलग अलग जो गांव के सरपंच थे वो हमारे साथ में जुड़ चुके थे। तो ये जो पूरी जो मुहिम चल रही थी, इसको कुचलने के लिए जो है उनका ये था, हमने 19 मई 2013 को एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे रखा था, जिसमें कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। उसी को कुचलने के लिए धारा 144 वहाँ पे लगा दी गई। रात को 18 तारीख की रात को हमारे लगभग 100 साथियों को धरने से उठा लिया गया, बिना किसी मतलब वायलेंस के। और उसके बाद में शाम के टाइम पे वहाँ पे बहुत भयंकर लाठीचार्ज हुआ, और उस लाठीचार्ज में हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं थी, और वहाँ पे जो है जेंट्स पुलिस वाले ने महिलाओं की पिटाई की। और महिला पुलिस वहाँ पे जब आई, उन्हें बोला अगर आपको इनको ऐसे ही मारना था तो हमें क्यों बुलाया फिर। तो ये एकदम मतलब ये था कि आंदोलन को दबाने के लिए जो है कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, महिला पुलिस। आप अभी बता रहे थे कि शोषण कितना हो रहा है, कितना हो रहा था उस समय मारुति के समय में, कि कहा यह जाता था कि मिनट मिनट का हिसाब किया जाता था वहां पे। वो एक मिनट अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको आपकी सैलरी कट जाती है। अगर आप कुछ मिनट था, क्या था वो, जरा पूरा आप बताइए। नहीं देखो, वो तो मिनटों का नहीं, वो तो सेकंड में जो पॉइंट होते हैं ना उनका हिसाब किताब था। अच्छा। और उसमें ये था कि अगर 1 सेकंड भी आपके स्टेशन से लाइन रुक जाएगी तो वहाँ पे उटर बजना शुरू हो जाएगा, और पता चल जाएगा कि इतने नंबर स्टेशन से लाइन रुकी है। वो किसी भी कारण से रुकी हो, उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा लाइन क्यों रुकी। और उसमें अगर बाय चांस किसी भी कारण से उसको मैनेजमेंट को लगे कि हाँ इसको थोड़ा सा टाइट करना है या जो भी है, या इसको और थोड़ा दबाना है, तो उसमें उसको वार्निंग लेटर दिया जाता था, सस्पेंड भी कर देते थे। बहुत सारे साथी हमारे सस्पेंड भी हुए हैं। सबसे पहला जो साथी था हमारा सुनील, वो सस्पेंड कर दिया ऐसे ही। जो मैनेजमेंट को बोलता था कि आप थोड़ा कम से कम इंसानों जैसा कितना लेट होने पर कितना तनख्वाह कटती थी, और एक दिन छुट्टी ले लेने पर कितनी तनख्वाह कटती थी? 1 सेकंड भी अगर हम लेट हो जाते थे तो हमारा हाफ डे लग जाता था। लेकिन
काम पूरे दिन करना पड़ता था। अच्छा, ये खासियत समझो। एक सेकंड में लेट हो गए तो मैं हाफ डे आएंगे ना फिर, लेकिन काम आपको पूरा दिन करना पड़ेगा, तब आपका हाफ डे लगेगा, नहीं तो पूरा दिन का आपका जो है एब्सेंट लगेगा। एक तो ये चीज। दूसरी बात, अगर आप एक सेकंड भी कार्ड पंच लेट हो गया, बाई चांस मशीन में प्रॉब्लम है, फिर भी जो मेरा हाफ डे लग जाएगा। ये एक समस्या थी, फिर उसको ठीक करवाते हुए घूमू। दूसरी समस्या ये थी, जो लाइन का जो सिस्टम था, कन्वेयर जो थी जिस तरह से, उसके अंदर ये एक बड़ी समस्या थी। आप जो लाइन पे काम करते थे साथी, अगर उनका के पास में पानी भी रखा, बाथरूम तो दूर की बात होगी, पानी भी रखा हुआ है, तो पानी पीने का उनके पास में टाइम नहीं था। और दिसंबर जनवरी का जो महीना था, बहुत सारे स्टेशन ऐसे थे जहाँ पे रेगुलर पंखे चलते थे, इतनी गर्मी वहाँ पे होती थी। जून जुलाई में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर के महीने में हमें पसीने आते थे, इतना हार्ड वर्क था। दिसंबर में पंखे चलाते थे हम ये बोल रहे हैं। जो लाइन पे काम करते थे, ऐसे ऐसे स्टेशन थे जहाँ पे 20-20, 25-25 किलो जो है वेट उठा के जो है हमें रखना पड़ता गाड़ी में, उसको टाइट करना, जैसे सीट है, डोर है, बहुत सारे स्टेशन। भयंकर, दिल्ली की भयंकर सर्दी में भी गर्मी होती थी और पंखे चलते रहते थे हमेशा। तो ये इस तरह का जो चीज है, तो आप समझ सकते हो। और ब्रेक कितने मिनट का मिलता था और उसमें क्या? ब्रेक का ये था, जो टी टाइम था हमारा वो 7 मिनट का, वो बोलते थे कि 7 मिनट का टी टाइम है, लेकिन 7 मिनट में हमें करना क्या पड़ेगा वो समझना पड़ेगा। 7 मिनट के अंदर सबसे पहले काम ये, जो गाड़ी आपके पास आ चुकी उसको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। उटर हो चुका, लाइन चलती रहेगी। प्लस में जो आपको ग्लव्स है, अप्रन है, कैप है, वो सारा सामान उतारना पड़ेगा। आपको फैन बंद करने पड़ेंगे, लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, और पूरा जो सामान जैसे रखा था उसको रख के फिर जो आप चाय के लिए जाएंगे, चाय लेंगे, स्नैक्स लेंगे, फिर चाय पीते पीते जो आप बाथरूम जाएंगे, और उधर बाथरूम करके वापस वही प्रक्रिया में जो है आपको उस टाइम से पहले वहां पे पहुंचना पड़ेगा। और उटर भी कई बार जो उटर, बाथरूम कितनी दूर था? बाथरूम लगभग, और चाय के लिए कहाँ जाना, कितना? उस टाइम पे जब हम काम करते थे, अभी तो मेरे को नहीं पता, उस टाइम पे जो है हमें लगभग 3 मिनट से 4 मिनट तक आने जाने में टोटल लग जाती थी बाथरूम तक, क्योंकि बाथरूम के अंदर भी समस्या ये थी कि वहाँ पे भी लाइन लग जाती थी। उसी टाइम पे तो जाएंगे सब लोग, बाकी टाइम पे कोई ब्रेक है ही नहीं। और हम बोलते थे बीच में कि हमें बाथरूम जाना है, तो ये बोला जाता था कि आप जो है बीमार हो, अपना इलाज करवाओ। हमने जो सिस्टम बना रखा है इस तरह से बना रखा है कि टी टाइम है, लंच ब्रेक है, ऐसे ब्रेक दे रखे हैं कि आप उसी में करो। इतने शोषण के खिलाफ जब मजदूरों ने अपनी आवाज उठाई, यूनियन की आवाज उठाई, यूनियन भी बनने में कई साल लग गए। यूनियन को लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ी गई, और यूनियन बनने के बाद, ये यूनियन बनने के शायद 2 साल बाद या 1 साल बाद ये घटना हुई है, जो 2012 की नहीं, ये 6 महीने के अंदर ही हुई है। अच्छा, और उसका खास कारण ये था क्योंकि मैंने यूनियन बनने के 6 महीने के अंदर ये 1 मार्च 2012 को हमारा झंडा लग गया। 18 जुलाई 2012 को ये घटना हो जाती है। इसका खास कारण ये था कि हमारी जो एकता थी, मारुति मजदूरों की जो एकता थी, वो जो है कैजुअल है, चाहे अप्रेंटिस है, चाहे परमानेंट, जो भी है, कोई गैप नहीं था किसी प्रकार का भी। वो एक साथ में लड़ाई लड़ते थे, लड़ी भी है, और लड़ने का आगे का भी उनका प्लानिंग था। तो उसके अंदर जो है ये भी एक खास उदाहरण था कि जो सेकंड स्ट्राइक हुई थी मारुति के अंदर, 1800 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बाहर छोड़ दिया था मैनेजमेंट ने। उसको अंदर ले जाने के लिए जो है वहाँ पे स्ट्राइक हुआ। और हम जो उस टाइम पे हमारी यूनियन भी नहीं थी, लेकिन हमारी एकता थी। यूनियन नहीं थी, झंडा नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं था हमारे पास में, लेकिन हमारी एकता थी। उस एकता के दम पे जो है हम 1800 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को अंदर लेके गए थे। और उसके बाद में जब हमारा ये डिमांड नोटिस दिया गया, तो उसमें फर्स्ट जो डिमांड थी वो थी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की। मुझे याद है कि आप लोगों की जो पहली डिमांड थी वो ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट और ठेका वर्कर को, ठेका प्रथा को खत्म कर दिया जाए। ये प्रमुख डिमांड थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि उसी कंपनी में 35,000 वर्कर हैं, तो पता चल रहा है कि 30,000 वर्कर ठेका वर्कर हैं, 5,000 मुश्किल से परमानेंट वर्कर हैं। तो जो लड़ाई लड़ी गई थी 10 साल पहले, आज उस लड़ाई का क्या देखते हैं? हालांकि शोषण और उत्पीड़न जो मशीन पे और शॉप फ्लोर पे जो शोषण उत्पीड़न था वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो ठेका वर्कर हैं वो खत्म हो गया। अब टेम्परेरी और कैजुअल आ गए हैं, TW1, TW2। इस लड़ाई को कैसे देखते हैं 10 साल बाद? हाँ, बिल्कुल आप जो बोल रहे हो ये बिल्कुल ठीक बात है। उस टाइम पे जो इस पूरी बेल्ट के अंदर जो संघर्ष था, वो बस मारुति का नहीं, वो एक यूनियन बनाने को लेकर एक संघर्ष चला। जब यूनियन और उस दौरान इस लड़ाई में बहुत सारी यूनियन बनी भी। हाँ, और वो जो यूनियन बनाने को लेकर जो संघर्ष चला, यूनियन बनाने का जो संघर्ष था, उसमें बहुत सारी कामयाबी हासिल मजदूर वर्ग ने की है। मजदूरों ने काफी उसमें जो मतलब सफलता मिली, लेकिन उसमें मजदूरों का एक हिस्सा जो है उसको काफी मतलब अच्छा खासा पैसा मिला, सुविधाएं भी मिली, लेकिन जो बाकी हिस्सा है वो उसमें जो है पीछे रह गया। और उसके अंदर जो है मैनेजमेंट ने और जो पूरा पूंजीपति वर्ग ने बहुत अच्छे से काम किया। और वो जो चीजें हैं समझने में भी, और अलग अलग तरह की चुनौतियां, मतलब जो है हर यूनियन के सामने इतनी चुनौतियां थी कि उनको डील कर पाना आसान नहीं था। और आज भी जो है ना 10 साल बाद भी अगर हम देखते हैं तो एक चीज देखो आप, मारुति के अंदर जो ठेका प्रथा का जो सिस्टम था वो तो खत्म करना पड़ा उन्होंने।
वो तो खत्म हुआ, लेकिन जो अलग अलग जो कैटेगरियां बना दी जो कि और भी खतरनाक हैं, और भी खतरनाक वो जो कैटेगरी, हाँ, तो जो वर्कर भी है, मजदूर भी है, मैं ये समझता हूँ कि ये आज भी अगर हम बात करें, जितने भी यूनियन लीडर हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनियन के बड़े लीडर भी हैं, आप पूछोगे कि श्रम कानून में खास क्या बदलाव हो रहा है, उसमें मजदूरों का क्या नुकसान है, ठीक से कोई बता नहीं पाएगा। तो हमारा जो बौद्धिक विकास का जो कमजोरी रहा है, तो उसका भी एक खास कारण है कि हमें अगर ये पता ही नहीं है कि किसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इसका क्या नुकसान होगा, तो कैसे लड़ पाएंगे। तो ये तो एक जो है एक लंबी प्रक्रिया है, और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक नई जमीन तैयार हो रही है इस इलाके के अंदर, जो कि लड़ेगी। और उसका खास ये उदाहरण है कि जो ठेका मजदूर है उसने अपना अलग से संगठन बनाना शुरू कर दिया है। इटेची के जो साथी हैं जो निकाल दिए गए हैं 20 वर्कर को, उनका हमारे सामने ताजा उदाहरण है। इसके अलावा बहुत सारे जो है यहाँ पे ठेका मजदूरों में एक हलचल सी है, वो अपने परमानेंट नौकरी के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए और अपने डिमांड नोटिस के लिए एक अलग यूनियन बनाने की कोशिश में है। और ये धीरे धीरे, लेकिन मारुति में क्या हो रहा है? देखो, वो तो कुल मिला के ये है कि मारुति के अंदर भी 2016 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ने स्ट्राइक किया था। अच्छा। उस टाइम पे जो है यूनियन ने सेटलमेंट किया। सेटलमेंट होने के बाद में जो ये परमानेंट वर्कर की तनख्वाह बढ़ा दी मैनेजमेंट ने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जो है सैलरी नहीं बढ़ी। ना बढ़ने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ने वहाँ पे स्ट्राइक किया तो उसमें वहाँ पे भयंकर लाठीचार्ज हुआ। हमारे जो जितेंद्र प्रोजन कमेटी के साथी और मैं वहाँ पे गए भी थे, हमारे ऊपर भी वो केस आज भी चल रहा है, तो हमारे ऊपर भी केस लगा दिया गया। लेकिन उस संघर्ष की देन ये है कि उनकी सैलरी 2000 रुपये तुरंत बढ़ानी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि मारुति के वर्कर भी कुछ सोच नहीं रहा, लेकिन वो जो रास्ता होता है ना कि जो एकदम साफ रास्ता, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि सबसे पहले यही आएगा, हम भी सोचते थे कि परमानेंट हो जाए फिर देख लेंगे, तो उनका परमानेंट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा है कि परमानेंट हम होंगे नहीं, तो इसलिए हम अलग से संगठन बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, शुक्रिया खुशीराम जी। खुशीराम प्रोविजनल कमेटी के बहुत बने प्रमुख नेताओं में से मारुति आंदोलन के एक रहे हैं और खास चेहरा रहे हैं प्रोविजनल कमेटी में। ये लंबे समय से उन मजदूरों की मदद की है और यूनियनों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, जो कानूनी पहलू है, अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं उनको देखना, उन सारे मामलों में ये अग्रणी रहे हैं। अभी भी ये जुड़े हुए हैं इतने सालों बाद। और अभी हम आपको एक ऐसे सज्जन से मिलवाएंगे, एक ऐसे मजदूर नेता से जो उस पूरी घटना में 2012 जुलाई की घटना के बाद लगभग 2.5 साल जेल में रहे। अमरजीत नाम है आपका? अमरजीत सिंह फ्रॉम जींद से। हाँ, कहाँ से हैं? जींद से हैं। तो आप 2.5 साल जेल में रहे? हाँ, 2.5 साल जेल में रहा। तब तक कैसे खर्च वर्च चला, क्या हुआ? बस ऐसे ही पड़ा रहता था अपने जेल में, रोता रहता था 4 महीने तक। तो रोता रहा, सोचता रहा क्या करें। फिर उसके बाद धीरे धीरे घर को समझा मेरे को, भाई ऐसा है, कानूनी प्रोसेस तो चलेगा, तो कानूनी प्रोसेस पूरा होने के बाद बाहर चला जाएगा। तो कितने लोग थे जेल में आपके साथ? कम से कम 149 थे। अच्छा, 150 लोग जो हैं, और उनके साथ आप भी थे? हाँ, उनके साथ मैं भी था, लेकिन 150 लोगों को नहीं, मेरे को मदीने तो मैं कब का ऊपर जा चुका था। 150 लोगों को नहीं, मेरे को। अच्छा, उस समय के हालात कुछ बताएंगे? क्या फैक्ट्री में कितनी तनख्वाह मिलती थी, कितने वर्कर काम करते थे, कितने कैजुअल ठेका थे, क्या था, कुछ बताएंगे? उस टाइम पे सैलरी बहुत कम थी हमारी। कितनी रही होगी? कितना? उस टाइम पे मेरी सैलरी 11,000 थी। अच्छा, 11,000 थी उस टाइम पे, सब कुछ कट पीट के 11,000 पे सैलरी इनाम रहती थी। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की उस टाइम पे शायद 9,000 पे सैलरी थी। और जो अप्रेंटिस थे वे 6-7 हज़ार रुपये थे। और फिर जैसे ही अभी सैलरी बढ़ने का टाइम आना था, तो उस टाइम पे ये घटना हो गई थी 18 जुलाई 2012 को। और मेरे को मैं जैसे कि झगड़ा हुआ था, हम तो वहाँ से निकल चुके थे कंपनी से। झगड़ा होने के बाद मैं वहाँ जज्जर अपना रूम था, मैं जज्जर रूम पे जा रहा था, तो रास्ते में पूछवा को नाका था। तो नाके पे उन्होंने क्या कहा कि तुम होंडा कंपनी से आए हो, होंडा में आगे का के आए हो, तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। हम बोल गए होंडा कंपनी में तो नहीं हुआ झगड़ा, तो हुआ तो है मारुति कंपनी में, लेकिन होंडा कंपनी में झगड़ा नहीं हुआ। तो बोले हाँ मारुति में किया हुआ पर तुमने। तो थोड़ी देर खबर आती है कि तुमने मारुति में 20 आदमी मार दिए। मैं बोला एसआई को, सर हम आपके पास हैं 1 घंटे से, हम 20 आदमी को कैसे मार देंगे? तो बोला नहीं, वो तो सुबह ही पता है आपको, किसी ने तो वहाँ गिरफ्तार कर लिया? वहाँ गिरफ्तार कर लिया। घर वालों को कोई खबर? घर वालों को कोई खबर नहीं दी। तो वहाँ गिरफ्तार करने के बाद मेरे को बोला गया कि तुम्हें सुबह मारुति कंपनी जिसका नाम लेगी ना, उसको रख लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। हमने सोचा कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो हमें कुछ हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो सुबह हमें क्या किया कि हमें वहाँ से यहाँ पर मानेसर चौकी में थाने में गया है। और मानेसर थाने में आने के बाद सीधा हमसे एक लिस्ट आई हुई थी उनके पास 65 बंदों की। वो इस बंदे में इसमें नाम किसका है, तो उन्होंने नाम गिनवा, उनमें हमारा किसी का नाम नहीं था जो हम वहाँ
इधर 13 बंदे आए थे, उनमें किसी का नाम नहीं था। तो फिर बोला हमारा किसी का नाम नहीं है। बोला नाम नहीं है तो फिर ऐसा करो, ये 5 कोरे कागज हो और इन पर साइन कर दो। तो हमने उन पर साइन कर दिया। फिर एक बंदा मना कर गया, भाई मैं साइन नहीं करूँगा, उसका थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के उसको साइन करवाएंगे 5 बंदे, पाँचों कागजों पे साइन करवाने के बाद फिर क्या बोलते हैं कि हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया है, जितने बंदे पकड़े हैं ना इन सबको जेल में डाल दो। जितने बंदे पकड़े हैं इन्हीं के ऊपर केस बना दो, इन्हीं को जेल में डाल दो। मैं सर ये आपको ऑर्डर किसने दिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऑर्डर आया है ये। फिर वो ठीक है, फिर वो बोले आके तुम्हें अभी एक बार पेश होना है। हम वहाँ पेश हुए, पेश होने के बाद वहीं पर पता नहीं एक मैडम थी, जज थी, कौन थी, वो उसके सामने पेश किया। अब पेश करते हमें गाड़ी में बिठा और सीधा बोंड सी जेल में उतार दिया। हमें तो ये भी नहीं पता था हम जेल में जाने वाले हैं, तो वहाँ जेल में उतार दिया। तो जेल में उतारने के बाद फिर बोले कि अब तुम यहीं पर रहोगे। मैं फिर वहाँ पर जाते ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं ये क्या, अच्छा, तो वहां से 2.5 साल बाद आप वहाँ से फिर मैं 4 महीने तक मैं जेल में पड़ा रहा। मेरे को कोई होश ही नहीं था। अच्छा, खाना भी जो जेल में बनता था जैसा भी था वही खा गया, नहीं तो खा तो नहीं खा, तो वैसे ही था। मैं 4 महीने तक तो ऐसे ही पड़ा रहा वहाँ पे। फिर उसके बाद 4 महीने बाद मेरे को वो हिम्मत दी, वहाँ पुलिस वालों ने, घर वालों ने जान पहचान निकाल की, ये करो वो करो, तो उन्होंने मेरे को किया। तो अमरजीत जो हैं ये लड़ाई उस लड़ाई के एक सिपाही रहे हैं जिसमें 150 से ज़्यादा लोग जेल में डाले गए थे, उसमें से एक ये भी थे। और 2.5 साल बाद इनको, माने ये कंपनी से घर को चले और घर रास्ते में ही इनको उठा लिया गया और उसके बाद और दिखा दिया, कंपनी गेट से पकड़ा मेरे को। हाँ, और ये दिखाया कि इनको कंपनी गेट से इनकी इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा आवाज भर्रा रही है, क्योंकि इतना दुख और इतना उत्पीड़न झेलना कोई आम बात नहीं है। आप अपना परिचय जरा दें। मेरा नाम राकेश कुमार है। हाँ। मैं मारुति में काम करता था। 2011-12 में 12 में। उस हाँ 18 जुलाई 2012 से। आपको जेल वेल नहीं हुई? आप नहीं। हाँ, आपको सिर्फ टर्मिनेट कर दिया, परमानेंट थे आप? हाँ, अच्छा, मेरे को टर्मिनेट कर दिया। अब आपके साथ कितने लोग थे जिनको टर्मिनेट किया गया? हमारे साथ सारे ये 546 सबको कर दिया था। 546 लोगों में से आप एक ही हैं। हाँ। तो आपको लग रहा है कि मारुति क्या मांग है कि मारुति जो है वो फिर से रखे या मुआवजा दे? क्या मांग? हम अपनी कोशिश करने लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, कहते हैं हिम्मत करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। हम कोशिश जारी है। उस समय कितनी उम्र थी जब आपकी नौकरी छूटी थी? जब हमारी उम्र यही थी कुछ 25-26 के आसपास। और इस समय कितनी उम्र है? अब तो 36-37 के आसपास पहुंचे। 36-37। यानी 10 साल संघर्ष करते हुए घर का खर्च कैसे चलता है? आप क्या करते हैं? कुछ बस अपना यही दिहाड़ी मजदूरी करते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों का यही हाल होगा सबका कि यही है। आप लोग अपना परिचय? मेरा नाम सर सुनील खान है। हाँ, मैं राजस्थान अलवर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, और 2012 से निकला हुआ हूँ, टर्मिनेट हूँ। टर्मिनेट। और इस बीच में 10 साल कैसे आप गुजारे? सर बस 10 साल पहले मजदूरी करी, फिर किराए पे ऑटो चलाया, अभी ऑटो चलाता हूँ। अभी ऑटो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कटार सिंह है और मैं भी प्रोविजनल कमेटी का सदस्य रहा हूँ। और 2012 की घटना में ही मेरे जैसे 540 साथी हैं जो, हमने ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार यहाँ बैठे हैं। हमने पूरे गुड़गांव के अंदर, या अगर मैं बात करूं जींद, कैथल, हिसार, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, अगर मैं बात करूं पूरे हरियाणा की, तो हमने सभी नेताओं के पास जाकर के उनके पैर भी पकड़े हैं, उनके हाथ भी जोड़े हैं। और शासन प्रशासन के साथ तो हम गए और मैनेजमेंट से भी कई बार गुजारिश की है, मतलब इस धरना प्रदर्शन लगाने के माध्यम से कि भी हमारी बात सुनी जाए। लेकिन उन लोगों ने कहीं ये लग रहा था कि ये लोग जो हैं इस कंपनी का हिस्सा नहीं रहे। और हमें अपने आंदोलन से ये लग रहा था कि ये आंदोलन हम पहले भी जीते थे। अपने साथी खुशीराम जी ने बताया था आपको पूरी पीछे के बारे में। लेकिन आज 10 से 11 साल का जो हमारा वो समय था, उसमें जो गैप था, हमने अपने परिवार के साथ मिलके जो हमारी खुशियां थी वो तो नहीं है हमारे साथ आज। क्योंकि आज हमारे परिवार में मेरे बच्चे हैं और उनको मैं किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी के लिए पैसा नहीं है। किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाने लायक भी नहीं हुआ थी डेट में, और खर्चे के लिए बहुत दिक्कत है। और मैं ऐसी कहीं पर चला जाऊँ, मजदूरी कर रहा हूँ अपना, जिस तरह की मजदूरी हो जाती है, कोई मेरे को काम मिल जाता है। लेकिन हमारा जो सभी साथियों का एक कंप्रोमाइज़ था आपस में, फ़ोन करते थे हम, तो हमारे सभी साथियों ने एक सोच रखी थी कुछ दिन पहले से कि जब हमारे सभी साथी जेल से निकलेंगे तो हम एक बार साथी सब मिलेंगे फिर। और वो समय आज आया है, मिले हैं। 2 दिन का अभी हमने ये भूख हड़ताल रखा है
और ये अल्टीमेटर ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार किसी गुड़गांव में प्रशासन को दे रहे हैं, मैनेजमेंट को भी दे रहे हैं, प्रशासन को भी दे रहे हैं और यहाँ की सरकार को भी दे रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं कि बीजेपी को, इससे पहले जब कांग्रेस सरकार होती थी तब भी हम देते थे, लेकिन सरकार तो सब एक ही है। सरकार में कुर्सियाँ होती हैं, लोग बदलते हैं, बस चेहरे आते हैं, कुर्सी वही होती है, कुर्सी वही होती है। ठीक है। लेकिन आज जो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, हमारी उम्मीद ये है, आगे की रणनीति क्या हो सकती है? आगे की रणनीति अभी हमारी ये है कि अभी हम रणनीति तय कर रहे हैं। अच्छा, आज हमारी रणनीति मैंने क्या आज ये 2 दिन की भूख हड़ताल के साथ एक बार नए सिरे से फिर आप लोग रणनीति बनाएंगे। आपका नाम क्या है? नंदराम, नंदराम। राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, अजमेर है अच्छा, और 2012 में निकाले गए थे हम। अभी कहाँ, गांव में ही हैं? हाँ, गांव में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना लालन पोषण कर रहे हैं परिवार का। किस परिवार से हैं आप? जनरल हैं या ओबीसी? एससी हैं? से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप? रवि सर, रेवाड़ी हरियाणा से हूँ मैं। हाँ, क्या करते हैं? सर मैं वही कारपेंटर का काम करता हूँ, मजदूरी। हाँ, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, उससे खर्चा पानी चल रहा है। 10 साल हो गए। 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हाँ सर। घर पे खेती बाड़ी है कुछ? खेती बाड़ी कुछ नहीं है सर। आपके भी नहीं होगी? कोई खेती बाड़ी नहीं है। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार जी। अच्छा, हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, तो आप खेती बाड़ी अब? मैं सर मजदूरी है मेरी। अच्छा, मजदूरी से ही काम चलता है और बस घर खर्चा 10 साल से आप लोग मजदूरी। अच्छा, मुकदमा चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है। है? हाँ, ये जो बहाली का मसला है, जरा अंतिम बस ब्रीफ बता दीजिए कि क्या चल रहा है। बहाली के लिए मुकदमा चल रहा है? बहाली के लिए मुकदमा चल रहा है और उसमें डेट भी लगती है, लेकिन उसमें कोई भी हमारे पक्ष का अभी तक कोई भी डिसीजन कोर्ट से नहीं आया है और हाई कोर्ट तक भी हम जा चुके हैं। हाई कोर्ट से वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस चल रहा है और उसके अंदर जो है हमें लगता नहीं है कि कोई फैसला हमारे पक्ष में आएगा। दूसरी बात ये भी है कि आज तक जितनी भी डेट लगी हैं, हमारा एक भी वर्कर मतलब एब्सेंट नहीं हुआ। कभी जज छुट्टी पे है, कभी मैनेजमेंट का वकील नहीं आया। हमारा वकील है जितेंद्र, जो साथी हैं, जो प्रोविजनल कमेटी का जो हिस्सा रहे हैं, उन्होंने वकालत करके वो इधर गुड़गांव कोर्ट में केस देखते हैं। ऊपर में संजय घोष जी हैं, लेकिन हमारी तरफ से इस केस में कोई कमी नहीं रही। लेकिन मैनेजमेंट नहीं चाहती, इसको लंबा खींचना चाहती है, वर्कर को लंबा खींच के थकाना चाहती है, हराना चाहती है। और जो है पूरा सिस्टम जो है ये जो 10 साल से ये केस चल रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और ऐसा नहीं है कि बस मारुति का दर है, बहुत सारे मजदूरों का केस चल रहा है और उनके पास में ये है, देखो आपसे पुराने केस। अरे पुराने केस तो इनको निपटाओ आप, इसमें हम जिम्मेदार हैं क्या? मतलब ऐसे दिखाया जाएगा कि हाँ आपका तो नंबर है नहीं अभी, ये को मतलब है? माने पुराना केस हो गया तो नंबर ही नहीं एक लगेगा। सिंपल बात ये भी है, जो 117 साथी थे इनके ऊपर केस था, जेल में चले गए, जेल से बाहर आ गए, प्रशासन इनको छोड़ दिया, बरी कर दिया। लो इनको काम पे वापिस क्यों नहीं लिया जा रहा है अगर इनके ऊपर केस था? दूसरी बात ये है, एसआई टीम बिठाई, एसआई टीम में हम एसआई टीम से बाहर हैं, जो जांच करी उसमें हम बाहर हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। लो मैं काम पे वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों कोर्ट में जाना पड़ेगा हमें? ये तो सिंपल बात है। या निकालने का जो अभी तक निकले हैं 10 साल का मुआवजा दें। हाँ, 10 साल का मुआवजा भी मिलना चाहिए। दूसरी बात ये, हम तो शुरू से ये मांग कर रहे हैं, हमें काम पे वापस लिया जाए। क्यों नहीं लिया जा रहा काम? हम तो काम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, कोई दंगा फसाद करने नहीं आए थे। ठीक है, हम वर्कर्स यूनिटी की तरफ से आप लोगों के संघर्ष को हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये एक ऐसा आंदोलन था जो पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि जापान तक में इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुए, यूरोप में प्रोटेस्ट हुए और मारुति सुजुकी को लेकर के पूरे दुनिया में एक तरीके से आउटरेज था, एक तरीके का डिसकंटेंट था, लोग असंतोष में थे और लोगों को ये आश्चर्य होता था कि किस तरीके का यहाँ पे उत्पादन कराया जाता है, एक एक सेकंड का हिसाब रखा जाता है। यहाँ तक कि अगर सामने पानी रखा हो तो पानी भी मजदूर न पी पाए, ये हालत है। तुरंत हूटर बज जाएगा, उसका दिहाड़ी चली जाएगी, 1 सेकंड देर हो जाए, 5 मिनट देर हो जाए तो हाफ डे लग जाता था, तनख्वाहें बहुत कम थी। इन सारी चीज़ों को लेकर के ये विद्रोह फूटा था और ये एक समय पूरे गुड़गांव में सारी यूनियनों का में एक तरीके से फिर से रिवाइव हो गई यूनियनें, कई यूनियनें बनी भी। आपके मारुति के आसपास की बहुत सारी यूनियनें, मैंने सुजुकी बाइक की बाद में यूनियन बनी। कम से कम जो है, पहली बात तो मारुति के किसी प्लांट में यूनियन नहीं थी। मुक्कू यूनियन थी जो कि थोपी गई थी, उसके अंदर 2000 से लेकर 2011 तक कोई चुनाव नहीं हुआ था। मारुति आंदोलन के चलते वहाँ पे चुनाव करवाना पड़ा, वर्कर ने यूनियन को चुना। उसके बाद में सुजुकी बाइक प्लांट में यूनियन बनी, एमपीटी में यूनियन बनी, मारुति के सभी प्लांटों में यूनियन बनी। उसी के चलते जो मारुति का वेंडर प्लांट है, बेलसोनी का यूनियन है, उसके अंदर भी जो हमारा जो कैजुअल वर्कर था मारुति में, जो आंदोलन में रहे हमारे साथ 4 जून 2011 को, वो आज यूनियन के अंदर भी है। सुनील साथी ओंडा के अंदर, जो टप्पू खेड़ा के अंदर भी हमारे मारुति के साथी थे। तो इस तरह का एक तो बात यह है कि मारुति आंदोलन से जो निकले हुए साथी हैं
उनकी भी जहाँ पे भी वो काम करने के लिए गए वहाँ पे संगठित करने का काम किया मजदूरों को। दूसरी बात ये है कि मारुति के आंदोलन के चलते बहुत सारी कंपनियों के अंदर यूनियनें बनी। हमसे उन्होंने देखा कि हम मारुति के वर्कर अगर लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं, तो उनका हमने साथ भी दिया, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। तो इस तरह से एक पूरे गुड़गांव के अंदर जो लगभग जो है 95 कंपनियों के अंदर जो है यूनियन बन चुकी थी उस टाइम। 95 माने एक संघर्ष जो बड़ा संघर्ष होता है, इसीलिए आज भी लोग बहुत ही उम्मीद से मारुति यूनियन की तरफ देखते हैं कि एक जब वो संघर्ष शुरू हुआ तो न सिर्फ मारुति में सारी यूनियनें बनी बल्कि 95 अन्य कंपनियों में भी यूनियन बन गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप देख सकते हैं, एक बार थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो है एक बार थोड़ा सा कि ये मारुति का जो है उस दौरान का जो आंदोलन है, ये बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर है और बहुत सारे मारुति की उस समय की खबरों में आप देख सकते हैं। बहुत आइकॉनिक पिक्चर है जब लगभग 1-1.5 महीने तक ये मजदूर कंपनी को कब्जा करके बैठे हुए थे और ये पूरा जो है जब मारुति के जो वर्कर हैं, जो निकाले गए वर्कर हैं, उन्होंने आंदोलन किया, जब उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, जेल गए, जेल की ये तस्वीर है। तो ये पूरा एक उन यादों को लेकर के ये एक भूख हड़ताल किया जा रहा है और जो मेन डिमांड है वो यही है कि मारुति की जो मजदूर थे जिनको निकाला गया, ये कह करके कि ये जो है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, माने इन पर भरोसा अब नहीं रहा ऐसे वर्करों पर और उन पर मुकदमे भी दायर किए गए, वो बाद में बरी हो गए। तो अब ये सवाल यूनियन की तरफ से, मजदूरों की तरफ से है कि इनको क्यों ना वापस लिया जाए, क्यों जो है इनको अभी तक बाहर रखा गया है, उनको मुआवजा तक नहीं मिला है। 2012 से लेकर के अभी तक वो सारे मजदूर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और अपने जो निजी जीवन की जरूरतें हैं उस जरूरतों के लिए भी वो मोहताज हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो आज ये सारे मजदूर इकट्ठा होकर के एक बार फिर से इस आंदोलन को एक नए सिरे से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस खबर को लगातार चेस करेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ।